हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम बायोलॉजी सेक्शन का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए थे। पिछले बार हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। प्लाज्मोलिसिस एक प्रक्रिया थी जो सेल कोशिका के अंतर्गत होता है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हमने आपको बताई। सबसे पहले हमने और उसमें बताया परासरण एंड विसरण, विसरण और परासरण बताया। तीसरा एक उसी में आप जोड़ लीजिएगा पॉइंट, परमिएबिलिटी थर्ड पॉइंट भी है। हालांकि आपके ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम सोचे कि तीन को जो पॉइंट उसमें होता है हम बता दें। परमिएबिलिटी थोड़ा सा हम डिस्कशन इसमें कर लेते हैं। परमिएबिलिटी 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 पारगम्यता 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 परमेबिलिटी। होस्ट इज कमिंग। भूतों का सरदार यहाँ पहुंच चुका है। बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम पारगम्यता यानी परमिएबिलिटी के बारे में हम आपको बता दें। परमिएबिलिटी पारगम्यता परमिएबिलिटी यानी आर पार। परमिएबल समझते हैं, आर पार होना, प्लस एबिलिटी। यहां से वर्डों को डिवाइड करना सीखिए। एबिलिटी यानी कि टेंडेंसी टू डू वर्क, यानी कि करने की क्षमता, है ना, करने की क्षमता। ये दोनों वर्डों से मिलकर आपका ये वर्ड परमिएबिलिटी बना है दोस्तों। परमिएबिलिटी बना है। परमिएबिलिटी ये दोनों वर्डों से मिलकर बना है। परमिएबिलिटी यही दोनों वर्डों से मिलकर बना है। इसका देखिए शाब्दिक अर्थ क्या होता है। परमिएबिलिटी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ इसका मतलब होता है दोस्तों परमिएबिलिटी यानी कि आर पार होने की क्षमता। तो कोशिका झिल्ली की पारगम्यता से हमारा तात्पर्य है कि कोशिका झिल्ली द्वारा विशिष्ट प्रकार के आयनों यानी कि आयंस, है ना, आयनों, वसा, प्रोटीन व खनिज लवण का चयनात्मक रूप से पार होना या आर पार होने की क्षमता आर पार होने की क्षमता पारगम्यता कहलाता है। हर एक टॉपिक को हमारा यही सिद्धांत है पढ़ाने का कि हर एक टॉपिक को बिल्कुल कॉन्सेप्ट प्लस वन लाइनर फॉर्म में, फिर चीजों को इंपॉर्टेंट जहां पे है उसको नोट के फॉर्म में लिखाते जाए। एक भी चीज रूप में यानी कि यहाँ पे कंडीशन के रूप में हो जाएगा। नोट भी यहाँ पे लिख देंगे आप चयनात्मक के रूप में।
चयनात्मक के रूप में कार्यरत है। नोट के फॉर्म में चीजों कोशिका झिल्ली की पारगम्यता की मुख्य बातें में क्या क्या आएंगे दोस्तों? इसमें आएगा पहला वसा। देखिए वसा है यानी कि कोलेस्ट्रॉल। इसमें यानी वसा में पारगम्यता की क्षमता सबसे कम होगी। इसीलिए कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल अगर मानव शरीर में भी, पादप तो दूर की बात है, मानव शरीर में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि फंक्शन ढंग से नहीं कर पाते हैं, उससे हमारे शरीर में दिक्कत आ जाती है, हाइपरटेंशन आ जाती है। दूसरा डिपेंड करता है तापमान पे। अगर तापमान में बढ़ोतरी होता है तो पारगम्यता भी बढ़ जाती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पे, ये बढ़ने का इंडिकेट है, बढ़ने पर पारगम्यता भी बढ़ जाती है। ये पारगम्यता, ये सब का फैक्टर है ना, यही सब फैक्टर है। अगर 45 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा हो जाए ना, 45 डिग्री सेल्सियस एक दिया हुआ, 45 डिग्री सेल्सियस से या ऊपर पर पारगम्यता बढ़ जाती है। यही हमने पारगम्यता पर डिस्कशन किया, जो कि पिछले बार ऑस्मोसिस, इसके बाद जो हम पढ़ाए थे, जो 3 गो पॉइंट था, प्रसरण विसरण, उसमें एक पारगम्यता भी एक पॉइंट है जो छूट गया था, उसमें आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया था, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें और स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में फैक्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया होस्ट इज अराइविंग, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ये होस्ट परेशान करके रखा है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की क्या क्या संरचनाएं होती है, उनको ये इससे डायरेक्ट, इससे भी क्वेश्चन आता है, उसको आप लोग बिंदुवार तरीकों से माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य बहुत सरल, क्या हो रहा है, बहुत सरल व चिकनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य परत यानी कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत के अंतर्गत आया, जिसमें डबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है। तो पहली परत यानी कि ऊपरी परत
सबसे सरल व चिकनी होती है, बिल्कुल स्लिपरी टाइप के होता है दोस्तों। उसमें जिसमें हम आपको क्रिस्टी के बारे में बताया था, क्रिस्टी के बारे में, है ना। सबसे मोस्ट ऊपर जो परत है वो बहुत सरल व चिकनी है, स्लिपरी रहेगा एकदम। उसके अंदर हमने आपको बताया था ये फोल्डेड सा, यानी कि क्रिस्टी जिसको हम कहते हैं। आंतरिक परत अंगुली नुमा आंतरिक परत अंगुली नुमा रचना वाली होती है। अंगुली नुमा रचना वाली होती है। अंगुली नुमा रचना वाली होती है। अंगुली नुमा रचना वाली होती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। जिसे हम क्रिस्टी, द वर्ड क्रिस्टी कहते, अंगुली नुमा रचना वाले होते हैं, उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है। स्वयं का क्या होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम डीएनए और राइबोसोम भी होता है। इसीलिए यह कुछ मात्रा का प्रोटीन स्वयं बना लेता है, यानी कि सेल्फ मेडेड प्रोटीन। अपने से प्रोटीन को बना लेना सेल्फ मेडेड प्रोटीन होता है। इसी के आधार पर इसे, यानी कि किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को इसी के आधार पर सेमी माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के अंतर्गत रखते हैं, है ना। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के अंतर्गत रखते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम चित्र के जरिए अगर हम समझे, माइटोकॉन्ड्रिया ये है। माइटोकॉन्ड्रिया ये दो भागों में डिवाइड हो गया, जिसमें डीएनए भी है, डीएनए आरएनए है ना। डीएनए आरएनए है। इसका काम क्या है? डीएनए आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है। वो जानकारी देता है, जानकारी प्रदान करता है।
सेकेंड है कि राइबोसोम, है ना, सेकेंड राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम से प्रोटीन बना लेता है इसके पास, इसीलिए तो हम इसको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। सेमी, सेमी मतलब आधा, यानी कि कुछ चीजों, ऑटोनोमस, ऑटो बने अपने आप, नोमस बना लेना, ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि कुछ प्रोटीन अपने आप बना लेता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के अंतर्गत रखते हैं। इसमें आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और बताते हैं कि देखिए इसका कन्वर्जन, बायोलॉजिकल कन्वर्जन, बायोलॉजिकल कन्वर्जन, बायोलॉजिकल कन्वर्जन, बायोलॉजिकल कन्वर्जन कैसे होता है देख लीजिए आप। से बनाता है डीएनए से बना आरएनए, आरएनए राइबोसोम, राइबोसोम को बोलता है कि राइबोसोम तो प्रोटीन को क्या कर बना। अब देखिए ये प्रोसेस क्या होता है, डीएनए से आरएनए जब बनाता है तो ये डीएनए सिर्फ आदेश देता है, क्या करता है, आदेश देता है, क्या करता है, आदेश देता है। आरएनए से राइबोसोम भी अगर बनाता है तो ये आरएनए आदेश देता है, क्या करता है, आरएनए आदेश देता है, आरएनए क्या करता है, आदेश देता है। कहने का मतलब है अगर हम इसको एक फॉर्म में लिखें, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, डीएनए आदेश है, डीएनए आदेश देता है, आदेश देता है प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन बनाने का, बनाने का, यानी कि डीएनए, डीएनए वर्क एज ए ऑनर, मालिक के रूप में, है ना, मालिक। अब देखिए डीएनए से आरएनए आदेश दिया, फिर आरएनए को बोलता है कि राइबोसोम, राइबोसोम बोलता है कि प्रोटीन बनाओ, ये सारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फिर चौथा पॉइंट इसी के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों, चौथा पॉइंट में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, मैट्रिक्स, आंतरिक संरचना मैट्रिक्स कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना मैट्रिक्स कहलाती है। आंतरिक संरचना, आंतरिक यानी कि अंदर वाला संरचना, जिसमें 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 सोम बताए थे हम, ऑक्सीसोम, जिसमें F0 F1 पार्टिकल्स के हम जो बात किए थे, F0 F1 पार्टिकल्स यानी कि कण के हम जो बात किए थे, अगर कण की बात जहां आ जाए तो F0 F1 पार्टिकल्स ऑप्शन में है तो उसको हम लगाएंगे। और राइबोसोम के कण, राइबोसोम के कण माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना मैट्रिक्स कहलाती है, जिसमें कौन कौन अंदर रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंतर्गत के अंदर क्या क्या रहता है, ऑक्सीसोम, राइबोसोम के कण मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं। पांचवा पॉइंट में हम अगर चलेंगे, यदि
माइटोकॉन्ड्रिया, यदि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए में खराबी होती है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए में खराबी होती है तो आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। इसको ध्यान पूर्वक ये कन्वर्जन को आप जरूर देखेंगे कि डीएनए आदेश देता है आरएनए को, आरएनए आदेश देता है राइबोसोम को, राइबोसोम से बनता है प्रोटीन। ये सब बायोलॉजिकल कन्वर्जन के अंतर्गत आ गया। अब ये सारी चीजों को आप स्क्रीनशॉट लेंगे और नेक्स्ट में हम इसके बारे में एक चीज आप लिखिए कि हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया माता से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? हमारी माता से प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में, यानी कि मानव शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माता के शरीर से प्राप्त होता है, माता से हमें प्राप्त होता है। कहने का मतलब है आप एक कदम भी अगर कहीं चल रहे हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत होगी, और एनर्जी बनेगा किससे? तो माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस ऑफ द एनर्जी कहते हैं, यानी कि पूरे शक्ति का घर है हमारे अंदर, वो हमको माता से मिला है। यानी कि माता का आप रियल में आप कर्ज कभी नहीं चुका सकते हो दोस्तों, चाहे तो जितना भी कुछ कर लो, आप माता का कर्ज चुका नहीं सकते। आपको चलने की जो क्षमता, एक एक पल का जो एनर्जी है, वो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे माता से मिली है। इसमें पिता का रोल, यानी कि किरदार रोल नहीं होता है। इस चीज को आप मानेंगे। जब हम लास्ट में सेल के जब बारे में बताएंगे और स्टेम सेल बताएंगे, तो उसमें सारा के सारा हम स्टेम सेल के अंतर्गत बताएंगे कि स्टेम सेल में एक मदर, एक फादर। मदर से हमको मिलती है 23 गुणसूत्र प्लस 23 प्रकार की जीन मिलती हैं, 37 प्रकार के एक्स्ट्रा जीन मिलती हैं सॉरी। और पिता से हमें मात्र 23 क्रोमोसोम ही मिलता है। कहने का मतलब है कि वो 37 जीन है जो हमको माता से ज्यादा प्राप्त होती है, और वही जीन माइटोकॉन्ड्रिया उसमें होता है, जो कि गर्ल्स में खास करके माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसफर हमें भी माता के द्वारा ही होता है। और जो माता के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आया, जो हमारी नानी से आई है। कहने का मतलब है कि हम लोग कभी कभी सुनते होंगे, या आप लोग भी सुने होंगे, कि हम अपने मम्मी के गर्भ से पहले हम अपने नानी के गर्भ में पल रहे थे। तो ये कहना गलत नहीं है, ये बिल्कुल औचित्य है, ऑथेंटिक है कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नानी से हमको मम्मी में आई, उसके बाद हम में आई। तो हम ये कहना बिल्कुल ऑथेंटिक मानेंगे। इसमें पिता का कोई रोल नहीं होता है दोस्तों। अब हम नेट नंबर नोट 2 हमें जो सारा के सारा
आनुवांशिक बीमारियां हमारा मातृपक्ष से प्राप्त होता है, मातृपक्ष से प्राप्त होती है। बिल्कुल एकदम नोट के फॉर्म में चीजों को लिखते जाएंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि वन लाइनर के रूप में आपको आएंगे। अब नोट नंबर 3 कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा किसने? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले रिचर्ड अल्टमान, है ना, रिचर्ड अल्टमान ने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और इसे क्या का नाम दिया? और इसे बायोब्लास्ट, ये बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड, बायोब्लास्ट नाम दिया। ये सब बिल्कुल की पॉइंट जो आगे चलकर है ना, आगे चलकर कौन नाम इसका क्या बदले? आगे चलकर एक और थे, एक थे कार्ल बेंडा एक वैज्ञानिक थे। आगे चलकर कार्ल बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जो कार्ल बेंडा के द्वारा कहा गया, जो आज तक चल रहा है। उन्होंने सबसे पहले रिचर्ड अल्टमान ने बायोब्लास्ट कहा था, यानी कि एक बायो के क्षेत्र में बहुत बड़ा चीज हमने देखा, उसी का नाम ब्लास्ट बोला, और बायोलॉजी में इसको देखा इसलिए बायोब्लास्ट दिया। उन्होंने एक पार्टिकुलर नाम को बताया आगे चलकर ये कार्ल बेंडा ने, और उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया, जो हम लोग आज तक अध्ययन करते आ रहे हैं। तो इसी का नाम माइटोकॉन्ड्रिया पड़ गया। अब हम नेक्स्ट में बताएंगे, नेक्स्ट में ब्रीफली रासायनिक संगठन के बारे में हम बताएंगे कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन की बात बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से चीज है वो लिख लें। इसमें है हमारा प्रोटीन आता है, इसमें फॉस्फोलिपिड आता है ना, फॉस्फोलिपिड। तीसरा में राइबोसोम एंड डीएनए। उसके बाद बहुत सारे रासायनिक संगठन में मिनरल्स आएंगे। अब ये सारे जो 4 चीज हैं उसको हम बिल्कुल कितने परसेंटेज की मात्रा में ये है उसको हम लिख देंगे। यही हमारा हो गया सबसे ज्यादा 60 से 65%। 60 से, ये कंपोजिशन भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से चीजों को याद करिएगा, इसको मेमोराइज करिएगा। 25 से 30% फॉस्फोलिपिड, राइबोसोम एंड डीएनए 5 से 10%। कितने? 5 से 10%। 1 से 2% मिनरल्स के रूप में यहाँ पे उपलब्धियां होती हैं। ये हमारा केमिकल कंपोजिशंस ऑफ के बारे में हमने आपको बताया, है ना। अब हम इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको लीजिए आप।
नेक्स्ट पे हम आपको बताते हैं अब लवक, प्लास्टिड के बारे में। लवक यानी प्लास्टिड। ये प्लास्टिड है जिसको हम इसके बारे में लवक कुछ लिख लेते हैं। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। केवल जैसी लिख दिया, केवल बैठ जैसी हमने लिखा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, इसका मतलब कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। केवल वर्ड से आपको पकड़ लेना है कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। समझ रहा है? भोजन का निर्माण इसी में होता है। किसमें? लवक में होता है। भंडारण यानी कि रख रखाव, है ना, भंडारण कहते हैं ना, गेहूं का भंडारण, चावल का भंडारण, यानी कि उसको हम रख रहे हैं, भंडारण। तथा फल सब्जियों का, फल और सब्जियों को, तथा फल और सब्जियों रंग, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, रंग प्रदान करना, लाल हो जाना, पीला हो जाना, ये सब रंग प्रदान करना कैरोटीन के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्रोमोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के कारण रंग प्रदान करना प्रमुख कार्य है। ये सब आपका लवक का प्रमुख कार्य है। नोट के फॉर्म में हमें यहाँ पे लिखेंगे, आप भी इसको बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा। यर्नस्ट वैज्ञानिक का नाम है यर्नस्ट हैकेल ने लवकों के बारे में बताया। लवकों के बारे में बताया। लवक अब यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं बताया, जबकि एक वैज्ञानिक और A.F. स्कीमर ने लवकों की स्कीमर ने लवकों की व्याख्या की। कहने का मतलब है कि यर्नस्ट हैकेल ने लवकों के बारे में बताया, पता किया और उसकी व्याख्या A.F. स्कीमर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कर दिया। उन्होंने बताया कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवकों के प्रकार यानी कि प्लास्टिड, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड में पहला आ गया हमारा हरित लवक, सेकेंड बर्नी लवक, तीसरा अबर्णी लवक। हरित लवक को अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। बर्नी लवक क्रोमोप्लास्ट एंड अबर्णी लवक जो ल्यूकोप्लास्ट। ये सब प्लास्टिड के बारे में तथा प्लास्टिड के बारे में हमने बताया और इसको विभाजित किया कि 3 प्रकार के लवक होते हैं, है ना, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट यानी बर्नी लवक
बर्नी यानी कि रंग प्रदान करने वाला लवक हमारा क्रोमोप्लास्ट कहलाता है, हिंदी में बर्नी लवक। और अबर्नी लवक, इसमें रंग से कोई लेन देन नहीं है, उसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। नेक्स्ट के क्लास में हम ये तीनों लवक, हरित लवक, बर्नी लवक, अवर्णी लवक के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।